औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ और स्क्रीन के ऊपर फीडबैक दीजिएगा। काइंडली आवाज़ और स्क्रीन के ऊपर फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंदर कल हम लोगों ने एक मैप को डिस्कस किया था, दैट वन, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा निज़ाम देखा था कि 1973 के आइन के तनाजुर में पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो गवर्निंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कौन कौन से पिलर्स हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये दोनों आपके डिटेल कोर्स का पार्ट है और जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था और ये बताया था कि इसके अलावा मीडिया खुद को एक पांचवा पिलर कंसिडर करता है, बट असल में वो है नहीं, वो मानता है। इसको जब हम लोगों ने ग्राफिकल वे में देख लिया था, फ्लो चार्ट फॉर्म में देख लिया था, तो किताब से जब इसकी अंग्रेजी देखी तो हमें एज सच कोई मुश्किल अल्फाज या कोई मुश्किल मतलब समझ नहीं मिला। प्रेसिडेंट सिंबल होता है यूनिटी का, ये मुसलमान होता है, 5 सालों के लिए आता है, री इलेक्ट हो सकता है, मेजॉरिटी पार्टी जो है वो लेकर आती है, ये प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में उसको बताता है, इसका इसके जो कानून है, जो ये कानून बनाता है वो नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूव होते हैं, ये उनके कानूनों को इम्प्रूव करता है। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोगों ने कल बात की थी। देन प्राइम मिनिस्टर, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल कैबिनेट के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पाई जाती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसी तरह नेशनल असेंबली 5 सालों के लिए होती है, ये ख़त्म भी हो सकती है, इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं रह सकती। कभी भी अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट वाज लॉ मेकिंग, पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन। सेनेट के बारे में हम लोगों ने कहा था कि ये एक परमानेंट बॉडी है, 6 सालों के लिए आती है, मगर जिसमें मेंबर्स हैं, जो उसमें मेंबर्स होते हैं वो 50% ऑफ द मेंबर्स आफ्टर एवरी 3 years वो रिटायर हो जाते हैं और 50% ही रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इसके फायदा ये होता है कि एट एनी गिवन टाइम सेनेट के अंदर सिर्फ वो लोग नहीं बैठे होते जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। इसके अंदर एक ब्लेंड पाया जाता है, कुछ लोग मौजूदा गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ लोग पुरानी गवर्नमेंट के होते हैं। तो 6 साल का टोटल ड्यूरेशन है और आफ्टर एवरी 3 years 50% मेंबर्स चले जाते हैं, 50% मेंबर्स नए आ जाते हैं जो कि मजीद 6 सालों के लिए फिर कैरी ऑन करते हैं। मेंबर्स इलेक्ट themselves are chairman and deputy chairman। ये मेंबर्स आपस में एक चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन चूज कर लेते हैं। जो सेनेट का रोल है वो नेशनल कोहेजन है, पाकिस्तान में सालमियत को प्रमोट देना, हारमनी मेंटेन रखना, छोटे सूबों का ध्यान रखना कि वो बड़े सूबों के डोमिनेंस में ना आ जाए। इस तरह की चीजें कल हम लोग देख रहे थे।
और जाते जाते हम लोगों ने ये लेजिस्लेशन का जो एक प्रोसेस है उसको देखा था। इसी प्रोसेस को आज हम एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपको पूरा फ्लो प्रॉपर वे में समझ आ जाए। इसको देखते हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट मुझे बताइए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल अगर आपका है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन ग्राफिकल फॉर्म। होता क्या है, हमने ये पढ़ा था कि दो हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस बोले तो सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली। सबसे पहले किसी एक हाउस में ड्राफ्ट जनरेट किया जाता है जिसको हम बिल कहते हैं। ड्राफ्ट ऑफ लॉ जनरेट किया जाता है जिसको बिल कहते हैं। वो किसी भी मैटर पे हो सकता है। तो बिल इज जनरेटेड। सबसे पहला काम, स्टेप वन इज बिल इज जनरेटेड। और ये बिल क्या है? बिल इज ड्राफ्ट ऑफ लॉ। सबसे पहले ये जनरेट किया जाता है कहाँ पे? इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में आप कोई भी लॉ का ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो हाउस इसको बनाएगा, ऐसा नहीं है कि बनाने के फौरन बाद वो खुद ही से इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे अप्रूवल के लिए, ऐसा नहीं है। ये भेजा जाता है दूसरे हाउस अप्रूवल के लिए। सबसे पहले एक हाउस में बिल जनरेट हुआ, उसी हाउस ने, जिस हाउस में ये जनरेट हुआ है उस हाउस में पहले अप्रूव होगा, और अप्रूव होने के बाद या पास होने के बाद वो जाता है दूसरे हाउस में पास होने के लिए। तो यहाँ से ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस फॉर, या इसको इस तरह कर लेते हैं, transmitted to other house in order to be passed। दूसरे हाउस चला गया। अब जब ये दूसरे हाउस में जाएगा तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी की बात करूं तो दो चांसेस हैं, दो चीजें हो सकती हैं। या तो इसको दूसरा हाउस पास करेगा, या दूसरा हाउस रिजेक्ट कर देगा। दो ऑप्शंस है ना। या तो जो अदर हाउस है वो इसको पास कर देगा, या जो अदर हाउस है वो इसको रिजेक्ट कर देगा। पहले जरा पास की कहानी देख लेते हैं।
अदर हाउस ने अगर उसको पास करना है या अगर वो पास करेंगे तो मजीद दो बातें हो सकती हैं, या तो अमेंडमेंट्स के साथ पास करेंगे या अमेंडमेंट के बगैर पास करेंगे। पास्ट विद अमेंडमेंट, पास्ट विदाउट अमेंडमेंट। एक हाउस ने ड्राफ्ट बनाया, अपने हाउस के अंदर पहले उसको अप्रूव करवाया, पास करवाया, और फिर दूसरे हाउस में भेज दिया अप्रूवल के लिए। दूसरा हाउस या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या उसको रिजेक्ट कर लेगा, दो ही ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ऑप्शन अगर तो उसने पास कर दिया है तो अब ये देखना है कि उन्होंने अमेंडमेंट के साथ पास किया या विदाउट अमेंडमेंट पास किया। पहले आसान वाला देख लेते हैं। अगर तो पास कर दिया है विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि कोई गलती नहीं निकाली या अपना कोई पॉइंट नया ऐड नहीं किया, तो ये फौरन से चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जो प्रेसिडेंट भाई हैं उनके पास चला जाएगा उनकी असेंट लेने के लिए, उनकी रजामंदी लेने के लिए। इससे आगे क्या होता है अभी देखते हैं। मगर ये प्रेसिडेंट के पास चला गया विदाउट अमेंडमेंट। अगर कुछ अमेंडमेंट कर दी है तो क्या होगा, सबसे पहले ये वापस भेजा जाएगा उस हाउस में जहां पे ये ओरिजिनेट हुआ था। सेंड बैक टू द हाउस वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, जहां पे ये ओरिजिनेट हुआ था वहां पे वापस चला जाएगा। और जो अमेंडमेंट्स उन्होंने करके भेजी हैं, ओरिजिनेटर्स उस अमेंडमेंट को देखेंगे कि क्या वो अमेंडमेंट काबिल एतराज तो नहीं है। एक हाउस ने बिल बनाया, दूसरे हाउस को भेजा, दूसरे हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया मगर अमेंडमेंट के साथ। तो जो उन्होंने अमेंडमेंट डाली है वो पिछले हाउस को वापस भेजी जाएगी कि भाई ये इसमें चीजें ऐड हम लोगों ने की है, इसको एक दफा आप भी देख लें। यहाँ पे फिर अगेन दो बातें आएंगी हमारे सामने कि ओरिजिनेटर्स उस अमेंडमेंट को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। उन्होंने अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लिए, या दूसरा केस, अमेंडमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर तो अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर ली है, इसका मतलब है कि दोनों हाउस सेम पेज पे आ गए हैं। तो अब ये फिर से प्रेस पास चला जाएगा उसकी असेंट लेने के लिए। मुझे बताइए यहाँ तक कोई परेशानी इस पूरे मैप के अंदर, यहाँ तक क्लियर है? हमने कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है, देखते हैं। हमने कहा था कि अगर
बिल रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर बिल रिजेक्ट कर दे दूसरा हाउस, या इन अदर वर्ड्स 90 दिन के अंदर अंदर कोई रिस्पॉन्स ना दे, नॉट पास्ट इन 90 डेज, या सिरे से रिजेक्ट कर दे या 90 दिन खामोश रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 90 डेज का टाइम पीरियड होता है हाँ या ना में जवाब देने के लिए। तो अगर 90 दिनों तक कुछ नहीं कहा या एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया, तो लॉ कहता है यहाँ पे आप करेंगे एक जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग होगी जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि दोनों हाउसेस बैठते हैं और उस बिल को आपस में मिल के कंसिडर किया जाता है। जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, और ये कौन बुलाएगा? ये बुलाएगा वो वाला हाउस जिसने बिल ओरिजिनेट किया था। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? द हाउस which originated the bill। और इस जॉइंट सिटिंग में क्या होगा? बिल shall be considered again, यानी कि दोबारा से उस ड्राफ्ट के ऊपर गौर व फहम किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा वो ड्राफ्ट दोबारा से। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर जॉइंट सिटिंग। दूसरी रीजन दूसरी रीजन ये है कि अगर एक हाउस ने बिल बना के भेजा दूसरे हाउस को, दूसरे हाउस ने उस पर अमेंडमेंट की, और वो हाउस जिसने बिल बना के भेजा था उसको वो अमेंडमेंट पसंद नहीं आई, तो यहाँ पे भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। यहाँ पे भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। और कौन बुला? अगेन वही बात कि जहां से बिल ओरिजिनेट हुआ था, जो बिल के ओरिजिनेटर्स हैं वो बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग। और उस जॉइंट सिटिंग में क्या होगा? बिल को रिकंसिडर किया जाएगा। जॉइंट सिटिंग के अंदर फिर क्या होता है? इस जॉइंट सेटिंग के अंदर क्या होगा, और इस जॉइंट सेटिंग के अंदर क्या होगा? अगर तो बिल अप्रूव करवाना है तो वोटिंग कराई जाती है, और अगर मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं तो वो बिल फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है असेंट के लिए। यानी कि जॉइंट सेटिंग लोग मिलकर बैठेंगे, तज्जिया करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, और कॉन्सेप्ट आ जाएगा वोट्स का। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वोट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जब वोट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर हम देखेंगे कि अगर तो मेजॉरिटी वोट्स मिल गए हैं उस बिल को, उसकी फेवर में, अगर तो फेवर के अंदर वोटिंग हो रही है, तो फिर से ये प्रेसिडेंट भाई के पास भेज दिया जाएगा फाइनल असेंट के लिए। ये प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा असेंट के लिए। अगर आप गौर करें तो मैंने प्रेसिडेंट वाली बात को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन से लिखा है ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे।
तो प्रेसिडेंट के पास तो ये जाना ही जाना है फॉर फाइनल असेंट। विदाउट अमेंडमेंट स्ट्रेट चला जाएगा। अमेंडमेंट की है, दूसरे हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया, स्ट्रेट चला जाएगा। अमेंडमेंट की दूसरे हाउस ने एक्सेप्ट नहीं की, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, वोटिंग होगी। अगर तो फैसला हो गया, उस बिल को मेजॉरिटी वोट्स मिल गए, तो घूम के चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। या दूसरे हाउस ने सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया था, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, और अगर उसको वोट्स मिल जाते हैं मेजॉरिटी, फिर से ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास फाइनल असेंट के लिए। या 90 दिन तक उन्होंने खामोशी का इजहार रखा, ना हाँ कहा ना ना कहा, तड़पा के रखा, तो फिर से ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर कहानी जाएगी। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि ज्वाइंट सिटिंग 3 तरीकों पे बुलाई जा सकती है। नॉट पास्ट 90 डेज, नंबर 1, सिरे से रिजेक्ट कर दिया, नंबर 2, और अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं की, नंबर 3। तो अगर आपको सवाल आ जाए कि बताएं जी ज्वाइंट सिटिंग कब कब बुलाई जा सकती है, तो ये 3 बातें हैं। अच्छा जी, अब बिल है किसके पास? बिल है मोहतरम प्रेसिडेंट भाई के पास। अब क्या होगा? अब कहानी यहां से शुरू होती है। प्रेसिडेंट के पास आपने फाइनल असेंट के लिए भेज दिया, तो प्रेसिडेंट ने उसको 10 दिनों के अंदर अंदर, प्रेसिडेंट शेल विद इन 10 डेज, उसको अप्रूव करना होता है। या अप्रूव करना होता है, या वापस भेजना होता है पार्लियामेंट के पास फॉर रिकंसिडरेशन। जब प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जो ऑप्शंस होती हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट ने 10 दिनों के अंदर अंदर या उसको अप्रूव कर देना है, अपने साइन कर देने हैं, या वो रिटर्न कर सकता है एक दफा फिर से पार्लियामेंट को, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इसमें कुछ चीजें कंसिडर दोबारा से करनी चाहिए, तो वो दोबारा से पार्लियामेंट को भेज सकता है। मैं प्रेसिडेंट वाली बात एक जगह पे लिख रहा हूं, आपने इसको चारों जगह पे फिट करनी है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, वो चारों जगह पे एज इट इज फिट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने असेंडमेंट करनी है विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज वो या तो यस करेगा, नो नहीं करेगा, वो रिकंसिडर करवाएगा। कहां से? पार्लियामेंट से। अगर तो उसने रिकंसिडर करवाने के लिए पार्लियामेंट के पास भेजा है, अगर तो उसने रिकंसिडर करवाने के लिए पार्लियामेंट के पास भेजा है, तो अब लिख लें, एक और ज्वाइंट सिटिंग आ जाएगी, यानी कि चौथी ज्वाइंट सिटिंग। यहाँ पे भी ज्वाइंट सिटिंग आएगी, और ज्वाइंट सिटिंग अगर रिकंसिडर करना चाहे, तो रिकंसिडर करके वापस भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। तो अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है बिल पार्लियामेंट को, तो उसको रिकंसिडर किया जाएगा। कहाँ पे? ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। यहाँ पे अगेन वोटिंग होगी, वोट्स पड़ेंगे। हो सकता है कि इस ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं, तो ये वाली जो ज्वाइंट सिटिंग है, जो लास्ट फेज में हो रही है, वो विद विदाउट अमेंडमेंट हो सकती है। और जब ये फिर से प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। जब ये वापस से रूट होगा प्रेसिडेंट के पास, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसने इसके ऊपर असेंट देनी ही
देनी है। अब वो मुकर नहीं सकता, अब वो इनकार नहीं कर सकता। ये कल हम लोगों ने मैप स्टडी किया था, इसको एक दफा देख लें, डाइजेस्ट करें और मुझे बताइए इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन ऑन इट। किताब के अंदर भी इसका एक मैप दिया हुआ है, मगर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसके जो एरोज हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, अगर आप समझ के उस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मगर ये थोड़ा सा एक आसान वर्जन है उसी फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो गया तो सवाल का जवाब आप इजीली लिख सकते हैं। अगर क्रैम करना चाहें तो क्रैम के ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट मैंने उसको लॉजिक के लिए आप तक पहुंचा दिया। यहां तक हम लोगों ने इसको स्टडी किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करते हैं। स्क्रीनशॉट भी आ गया। अब वापस आते हैं इस स्लाइड की तरफ। हम लोगों ने यहां तक कल पढ़ा था, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने स्किप कर दिया था। अब जरा उसको देखते हैं, लास्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है। हमें पता है कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, 5 सालों के अंदर अंदर उसको खत्म किया जा सकता है, मगर सेनेट खत्म नहीं होती, वो परमानेंट है। लास्ट जो बुलेट है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। वो कहता है कि अगर बिल यानी कि ड्राफ्ट ऑफ लॉ नेशनल असेंबली ने बना के सेनेट को भेजा हुआ है, नेशनल असेंबली ने बना के, ओरिजिनेटर्स नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने बनाया और सेनेट के पास भेजा हुआ है, और उस दौरान अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए, उस दौरान असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, तो वो जो डॉक्यूमेंट सेनेट के पास गया होगा वो खत्म हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा, अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। अगर आपने याद रखना हो तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर छोटा भाई डॉक्यूमेंट बना के बड़े भाई को भेजे और कहे कि इसको पढ़ के सुनाए इसमें क्या लिखा हुआ है, या जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, और अभी बड़े भाई के टेबल पे पड़ा हो, मगर छोटा भाई खुद को, मैं अगर डेथ का जिक्र करूंगा तो आप लोग शायद माइंड कर देंगे, मैं ही कह देता हूँ कि वो बैरून मुल्क चला गया, तो अब बड़े भाई का उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना ना पढ़ना एक समान है, वो डॉक्यूमेंट लैप्स कर चुका है, क्योंकि जिसके लिए पढ़ा जाना था वही गायब है, जिसके लिए ही सब करना था वही गायब है। तो अगर ओरिजिनेटर्स नेशनल असेंबली हैं और उन्होंने ड्राफ्ट बना के सेनेट के पास भेजा हुआ है और उस दौरान डिसॉल्व हो जाता है, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। और हमें पता है कि जब भी एक हाउस दूसरे हाउस को कोई बिल बना के भेज रहा है तो दूसरे हाउस ने कितने टाइम पीरियड में उसको उसका जवाब देना है, 90 डेज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नेशनल असेंबली ने बिल बनाया, बना के सेनेट को भेजा और 90 दिनों के अंदर अंदर जवाब के 90 दिन में असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, तो फिर बिल लैप्स कर जाएगा। बट इसका वाइस वर्सा ऐसा नहीं है।
वो कहता है कि अगर बिल सेनेट ने बनाया, अगर ओरिजिनेटर्स सेनेट वाले हैं, यानी कि अगर बड़े भाई ने डॉक्यूमेंट बना के छोटे भाई को भेजा है, तो अब छोटे भाई का फर्ज होगा उस पे आंसर करना, बेशक बड़ा भाई बैरून मुल्क क्यों ना चला गया। If bill is pending in Senate not passed by National Assembly, नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया और असेंबलियां पास करने से पहले पहले या जवाब देने से पहले पहले डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स नहीं होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एक लॉजिकल बात है। देन एक ऐसा बिल है, एक ऐसा बिल है जिसके लिए हमें सेनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। हमने कल भी इस चीज को देखा था, मैंने कहा था ये एक्सेप्शन है, दैट इज मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल ओरिजिनेट करती है नेशनल असेंबली, इसको सेनेट के पास नहीं भेजा जाता फॉर फाइनल अप्रूवल, और नेशनल असेंबली ही बना के प्रेसिडेंट को भेज देती है फॉर असेंट। और प्रेसिडेंट अगेन उसने 10 दिनों के अंदर अंदर या तो हाँ करना है या वो रिकंसिडर करवाने के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकता है। अब अगर उस रूट से आ रहा है, प्रेसिडेंट के रूट से आ रहा है नीचे रिकंसिडर करने के लिए, तब सेनेट इसमें एंटर हो सकती है। मगर उससे पहले जब नेशनल असेंबली बना दी गई तो वो सीधा प्रेसिडेंट को भेजेगी, अप्रूवल वाला स्टेप खत्म हो जाता है। बट अगर प्रेसिडेंट को लगे कि रिकंसिडर करवाना चाहिए तो फिर नीचे भेजेगा, और फिर नेशनल वाले और सेनेट वाले मिल के ज्वाइंट सिटिंग में उसका हाँ या ना का वर्जन निकालेंगे। तो मनी बिल इज एन एक्सेप्शन जिसमें सेनेट को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और मनी बिल वो वाहिद बिल है जो सेनेट नहीं बना सकती, ये सिर्फ नेशनल असेंबली ही बनाती है। यहां तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई बात, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी? हम 73 के आइन के तनाजुर में चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस, दो चीजें होती हैं, एक एक्ट होता है और एक ऑर्डिनेंस होता है। एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस, दो चीजें होती हैं। अगर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है, नहीं मौजूद, मौजूद नहीं है मगर कानून बनाना है, तो प्रेसिडेंट भाई के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। यानी कि ये तब आता है जब नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, और अगर वो सेशन में हो तो फिर एक्ट बनता है। बेशक ओरिजिनेट सेनेट वाले करें, बट अगर नेशनल असेंबली सेशन में है और कानून आ गया है तो वो एक्ट कहलाता है, और अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है और कानून प्रेसिडेंट लेकर आ रहा है तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। उस ऑर्डिनेंस की वही ताकत होती है जो ताकत नॉर्मल एक्ट्स की होती है, यानी कि ताकत सेम फोर्स है उसकी, उस पर कोई मसला नहीं है। होता क्या है कि प्रेसिडेंट ने कानून बनाया
तो ऐसा नहीं है कि वो कानून बना के खुद ही से साइन करके इम्प्लीमेंट भी करवाते, नहीं। प्रेसिडेंट बना के नीचे पार्लियामेंट को भेजता है, नीचे बना के पार्लियामेंट को भेजता है। चूंकि नेशनल असेंबली सेशन में ही नहीं है, तो पार्लियामेंट में कौन बच जाएगा? सेनेट। तो विद इन 120 डेज उसको या अप्रूव करना होता है या खत्म करना होता है। तो ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड आफ्टर 120 days if it is not presented and passed by parliament। तो ऑर्डिनेंस, पहली बात तो ये कि तब आता है कि तब हम कहेंगे जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो, इसके सेम फोर्सेस ऑफ राइट्स हैं, ठीक है। ये ऐसे माना जाता है कि जैसे एक्ट उतनी ही इज्जत मिलती है। और अगर ये प्रेसिडेंट विद इन 120 डेज ऑर्डिनेंस बना के नीचे पार्लियामेंट को नहीं भेजता अप्रूवल के लिए, उसको पास करने के लिए, तो इस ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म हो जाती है। मजे की बात यह है कि अगर 120 डेज के अंदर अंदर वो नीचे भेज दे और पार्लियामेंट वाले पास कर दें, तो उसका नाम स्टिल ऑर्डिनेंस ही रहता है, उसका नाम ऑर्डिनेंस से बदल के एक्ट नहीं बनता, यानी कि नो चेंज इन नेम। ऐसा क्यों होता है? ताकि कल को याद रहे कि ये ऑर्डिनेंस है। अदरवाइज तो लोग भूल जाएंगे फ्यूचर में कि ये ऑर्डिनेंस था या एक्ट था, तो उसके नाम के आगे हम ऑर्डिनेंस का वर्ड हटा के एक्ट नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था गालिबा। तो ये ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो कि उस वक्त आए थे जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं थी और प्रेसिडेंट ने बना के नीचे भेजे थे अप्रूवल के लिए। तो विद इन 120 डेज वो अप्रूव हो गए होंगे, पास हो गए होंगे, तो वो फिर काफी टाइम तक चलते रहे। ये अभी रिसेंटली 1984 से जब कंपनीज एक्ट आया 2017, तब जाके ये चेंज हुआ है। और अभी भी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस फिर रहा है, कभी भी ये चेंज हो सकता है। जी, यहां तक मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे बताएं। अदरवाइज हम आज की आखिरी बात को डिस्कस करें, विच इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी डिटेल इस पे हम मंडे पे बात करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? डेलीगेट कहते हैं कि जब हम अपनी पावर्स नीचे तबके को दे दें या किसी और के हवाले करते हैं। नॉट नेसेसरी कि निचला तबका ही हो, किसी को भी, अपने पीयर को, अपने कोलीग को। ऑब्वियसली बात है, सीनियर को तो नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा पावर्स हैं, तो नीचे या अपने ही रैंक में किसी को पावर्स डेलीगेट की जा सकती है। अब होता क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज के आप कानून बनाने का इख्तियार उन लोगों को दे देते हैं जो कि टेक्निकल लोग होते हैं, जिनको वाकई में पता है कि कानून क्या है, उसके अंदर निटी ग्रिटीज क्या है। उनको पता होता है कि ये कानून किस तरह अमल दरामद किया जाता है, इसमें क्या बातें होनी चाहिए, क्या बातें नहीं होनी चाहिए। हर सियासतदान लॉ का एक्सपर्ट नहीं होता। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने ये किया जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को खत्म करके कंपनीज एक्ट 2017 आया, तो उसके अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस्तेमाल वाज़ेह देखा गया। ये इख्तियार चला गया था SCCP के पास। SCCP क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है और इन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया था। इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि ये कंपनीज के साथ डील करते थे, इनको पता था कि कंपनीज को ऑपरेट करने में क्या मसले मसाइल हैं। तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि जब एक्ट बनाया
तो बहुत सारी पावर्स इन्होंने अपने पास रख ली कि हमसे पूछे बगैर ये नहीं होगा, हमसे पूछे बगैर कंपनी ये नाम नहीं रख सकती, हमसे पूछे बगैर कंपनी आर्टिकल्स वैसे चेंज नहीं कर सकती, वाइंडिंग अप ऐसे नहीं करवा सकती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पावर्स इन्होंने अपने पास रख लिए। तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर होती है कि वो आगे डेलीगेट कर सकती है, मगर जिसको वो डेलीगेट करेंगे उसको फिर पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और उसके रूल्स को डिफाइन भी वही करेंगे। और अगर लग रहा हो कि भाई ये गलत रूल सेट हो गए तो यस, चैलेंज भी किया जा सकता है। इसके जो फायदे हैं ये कि भाई जब आप कोई काम डेलीगेट कर देते हैं तो पार्लियामेंट, जिनके पास वैसे टाइम नहीं होता लड़ाई झगड़े करने के अलावा, तो वो इससे दूर हो गए, तो टाइम बचता है उनका। और इस बचे हुए टाइम में वो मजीद लड़ाइयाँ कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, एक दूसरे को अब्यूज कर सकते हैं। उन लोगों के पास भेज दिया जाता है जो कि इस काम में पहले से ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो प्रोफेशनल्स, कमर्शियल्स, जो कि इंडस्ट्रीज में लोग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और वो अपने हिसाब से इसको बेहतरीन डिजाइन कर लेते हैं। और ये फ्लेक्सिबल सा बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें एसएससीबी ने अपने इख्तियार में ले ली हैं, अब मजीद सिंपलर हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? जब आपसे कोई चीज छिन जाती है तो दूसरे का उस पर राइट आ जाता है, तो देयर आर चांसेस के कन्फ्लिक्ट आए, आप कुछ और कह रहे हो और एक्सपर्ट कुछ और कह रहा हो। कभी कभी अनमैनेजेबल हो जाता है, इम्पोज करने में, इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनसे उनका राइट छीन लिया जाता है, डेमोक्रेसी वाला। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो एंडिंग वाला पोर्शन है, इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 73 के आइन के बाद का जो एरिया है लेजिस्लेशन वगैरह का, वो हम लोगों ने कवर किया आज और कल में। और जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लोग मंडे को कवर करेंगे, और मंडे वाले दिन इस चैप्टर को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। ट्यूसडे को जो आपका टेस्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 1। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और 1 जुलाई से पहले पहले, ये 1 जुलाई के दिन आपका एक दफा कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। फिर वो बच्चे जो कि हमने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पोस्ट बैच पे, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक दफा फिर से दोहराया जाएगा। उन्होंने हमें ज्वाइन किया था पार्टनरशिप से, तो उनका पार्टनरशिप हो गया, निगोशिएबल हो जाएगा। 16, 17, 18 हो गए, पहला हो गया, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन बच गया वो पोस्ट बैच के लिए दोहराया जाएगा, और प्री वाले भी इसमें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो लेट्स मीट ऑन मंडे फॉर मोर डिस्कशन